रैली में आप भी आए थे, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जी का बयार था इसमें? नहीं, आरजेडी का। आरजेडी का था। तो नीतीश कुमार जी के रैली में आरजेडी का झंडा फहर रहा है, आरजेडी का नारा लगा है। बढ़िया से पूछिए, ऐसा क्यों हो रहा है? आरजेडी का हम लोग समर्थन है, आरजेडी को जिताना चाहते हैं, इसलिए समर्थन आरजेडी का ही कर रहे हैं। हाँ। दारू तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन ब्लैक से मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी तो शराबबंदी की है ना? पैसा उनके डायरेक्ट हर दारू मिल रहा है। नीतीश कुमार बंद है, फिर पहले डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता था, अभी उनको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। अरे तो नीतीश कुमार जी तो शराबबंदी कर दिए है ना? कहाँ बंदी है? शराब एक भूत के जैसा है, दिख नहीं रहा है, मिल रहा है सब जगह, पूरा मिल रहा है। यानी वो आत्मा के जैसा घूम रहा है, आत्मा के जैसा घूम रहा है। हमारे सिलेंडर में थोड़ा सा विशेष कहिए, नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ कहिए। देखिए, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को तो बहुत मौका दिया। लगभग 20 वर्षों तक वो बिहार की सत्ता में रहे, चाहे गठबंधन की सरकार रही या वो फुल मेजोरिटी के साथ वो अपनी सरकार बनाए। लेकिन बिहार में जो जिस तरह की विकास चाहिए वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में नहीं हुआ। एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुशासन का राज है, महिलाओं का सम्मान होता है, तो इसी राज्य में बिहार के अंदर आप देखे होंगे किस तरह मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर, आप हमें ना बड़ी मस्त आदमी लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र, क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं। अभी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बोलिए फिर आगे हम आपसे देखिए, नीतीश कुमार जी जिस सुशासन की बात करते हैं, जिस कानून की बात करते हैं, वो बिहार में दिख नहीं रहा है। आप बालिका गृह कांड को ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में या पटना में या कई अन्य जिलों में किस तरह की आपराधिक घटनाएं अपने चरम सीमा पर है। एनसीआरबी की जो आंकड़े आते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें बिहार सबसे अव्वल राज्यों में क्राइम में है। महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं या महिलाओं के रोजगार की अगर बात की जाए तो आज भी बिहार 20 वर्षों से वो कार्यकाल में है, 20 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन आज भी महिलाओं की जहाँ लिटरेसी दर की बात की जाती है रेट, वहाँ आज भी सभी राज्यों में बिहार का स्थान पीछा है। जहाँ तक अगर बिहार की बेरोजगारी की बात की जाए, देश में सबसे अव्वल राज्यों में बिहार जहाँ 34% बेरोजगारी दर के साथ बिहार प्रथम स्थान पे है। अगर बहुत सारे एजेंसियां अपनी रैंकिंग जारी करती है, उस रैंकिंग में शायद बिहार का कभी स्थान 20 आता है, कभी 21 आता है, कभी 50 आता है, कभी भी बिहार नंबर 1 राज्य नहीं बना। और ये किस विकास की बात करते हैं नीतीश कुमार? जो 17 महीने का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी जी का, उनके साथ गठबंधन में वो सरकार बना, और उस 17 महीनों में जो तेजस्वी जी ने जो कार्य किया युवाओं के लिए, खासकर जो राज्य के युवा हैं जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उन्होंने अच्छी तरह से काम किया। और वो जो बापू की धरती है जिसके नाम से गांधी मैदान जाना जाता है, उसी बापू की धरती से उन्होंने 2 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था अपने कार्यकाल में। छोटा सा कार्यकाल मिला 17 महीने का, लेकिन उन्होंने स्वच्छ रूप से वो भर्ती किया। किसी भी तरह का कोई माननीय न्यायालय द्वारा या किसी भी एजेंसी द्वारा उस पर टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन पूर्व की जो भी भर्तियां नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई, उस सारी भर्तियों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑब्जेक्शन लगाया है। यह बिहार के लिए एक बहुत दयनीय स्थिति है बिहार की। जिस बिहार ने लोकतंत्र की स्थापना की, इसी वैशाली से लोकतंत्र की स्थापना हुआ, आज उसी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बिहार संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में उनके अलायंस की सरकार हो, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। एसआईआर के माध्यम से जो हमें संविधान ने, जो लोकतंत्र में हम आस्था हम रखते हैं, जो हमारी मांगे रहती जो सरकार तक पहुंचे, उस मांगों को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। और जो एक अधिकार था हमें संवैधानिक वोट देने का, उस अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक तरफ इस बार की जो लड़ाई है बिहार में, एक तरफ आरएसएस वर्सेस समाजवादी विचारधारा की लड़ाई है, और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी की 14 तारीख को ताजपोशी होगी। और जहां तक परसा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो परसा विधानसभा क्षेत्र हर में कभी ये मुख्यमंत्री की धरती था। दारोगा प्रसाद राय यहाँ से पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, और उनके पुत्र चंद्रिका प्रसाद राय भी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ हाल के दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और पार्टी में थोड़ी सी टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति हुआ, और जो दारोगा प्रसाद राय पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती इस बार महागठबंधन के जो इंडिया अलायंस है, राष्ट्रीय जनता दल की परसा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी है। और खासकर
पारसा विधानसभा क्षेत्र के जो भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और खासकर मैं नौजवानों जो तेजस्वी जी के दिलों की धड़कन है, जिनके लिए तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि बिहार की युवाओं के लिए हम सबसे आगे बढ़कर काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग का गठन करेंगे। सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला अगर कलम से काम होगा तो 10 लाख, हमने जो रोजगार की बात की है, माई बहन योजना, जो महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने 2500 रुपए, और जो बिजली फ्री की बात की उन्होंने 200 यूनिट उन्होंने बिजली की बात की है। तो ये सारी मैनिफेस्टो योजनाओं के साथ तेजस्वी जी पूरे बिहार में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, और निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है, उनको एक आशा की उम्मीद से देख रही है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव, चाहे वो केंद्रीय रेल मंत्री रहे, वो पूर्व में वो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके माता पिता दोनों भी रहे, लेकिन लालू जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, उन्होंने जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़कर जो निचले तबके पर जो खड़े व्यक्ति थे, जो खासकर अगर आदिवासियों की बात की जाए, दलित पिछड़ों की बात की, जो उन्होंने समाज की मुख्य धारा में लाकर उनको आज खड़ा किया, आज वो सभी लोग लालू जी को एक आशा की उम्मीद से देख रहे हैं। जो लालू जी कभी रेल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जो सोशल जस्टिस इंजीनियरिंग की लड़ाई लड़कर उन्होंने 90,000 करोड़ का जो देश के सबसे अभी तक के रेलवे मंत्रालय का सबसे मुनाफा दिखाने वाले रेल मंत्रियों में से एक लालू यादव है, और उनके पुत्र तेजस्वी यादव इस समय बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको आशीर्वाद प्रदान करेगी। और जो 14 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में फुल मेजोरिटी के साथ महागठबंधन की सरकार अवश्य बनेगी। आप बड़ी अच्छी आपने नीतीश कुमार जी के बारे में और तेजस्वी जी के बारे में कहा, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा स्पीच आपने दिया। जो भी बोला बहुत अच्छा बोला आपने। एक चीज बताइए, आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा नजदीक आइए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 14 तारीख को मेजोरिटी के साथ जब हमारी सरकार बन जाती है, हम सत्ता में आ जाते हैं, तो हर घर में फैमिली में एक जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो हम सरकारी नौकरी देंगे। एक तरफ इसको देखते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे, थोड़ा हम आपके लेवल की बात अब कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी अभी जो बिहार में फर्स्ट एंट्री मारे हैं वो जन स्वराज पार्टी से, और उनकी जो पॉलिटिकल करियर रही है वो आप उस चीज से अवेयर होंगे। वो किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी इतनी सरकारी नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि बिहार की बजट इतनी नहीं है। आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पे? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव जी भी जो कह रहे हैं वो अपनी आंकड़ा पेश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो पूरे अर्थव्यवस्था को देख करके, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को देख करके, और उसके बाद वो ठोस आंकड़ा दे रहे हैं। आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ था, देखिए सारे लोग एक ही चीज कर रहे हैं कि तेजस्वी जी 17 महीने में जो कर दिए, जो सवाल किया था, उस सवालों का जवाब ले लीजिए। 1 मिनट पहले रुक जाइए। सारे पब्लिक यही कहती है कि तेजस्वी जी का 17 महीने का कार्यकाल उनको अच्छा लगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनको 17 महीने के आंकड़ों में मत जाइए, बिहार के बजट को भी देखिए। क्या बिहार की बजट इतनी है कि हम हर घर एक सरकारी नौकरी दे सकते हैं? उतना एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा वैकेंट है या उतनी सरकारी भर्तियां खाली है हमारे पास? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो हमेशा तेजस्वी जी को तो यहाँ तक कह दिए कि वो 9वीं फेल मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं, लेकिन अब उनको पता नहीं है कि वही 9 फेल मुख्यमंत्री ने जब गांधी मैदान से नियुक्ति पद बांटा तो जो मांग थी बिहार के युवाओं की, उसी मांग पर खड़े उतरे तेजस्वी यादव। जहाँ तक आपने बात की कि आपने इकोनॉमी की बात की कि कहाँ से बजट में कहाँ से उतना पैसा, नीतीश कुमार जी भी कह रहे थे जब उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, उस समय जो खाली स्थान थे नियुक्तियों की, तो उस पे सारे मीडिया चैनलों ने सवाल किया तेजस्वी यादव से कि बजट कहाँ से, बिहार को इतना बजट नहीं है, बिहार को आप कहाँ से नौकरी दे सकते हैं? यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम अपने बाप के पास से पैसा लेकर देखा, लेकिन उनके कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ही वो नियुक्ति पद बटाकर दिखा दिया तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक अगर प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में, आपको बता दें कि प्रशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है
और भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो चुनाव खत्म होगा, इसके बाद प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उसका नामो नाम निशान मिट जाएगा। बिहार की जनता ने तय कर लिया है। बस शपथ ग्रहण की जरूरत है। तेजस्वी जी को अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी भाजपा की बी टीम है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर जी लगातार भाजपा के जो नेता हैं सम्राट चौधरी, उनके ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वो उनको 7वीं फेल बता रहे हैं। और बात ये है कि सम्राट चौधरी जो हैं, इसके उत्तर में वो अपना साक्ष्य भी नहीं पेश कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक लाभ लेने के प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। अगर एक दो भी सीट आता है, निश्चित रूप से ये जीत कर अगर जाएंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेंगे। इनकी जन सुराज जो पार्टी है उसका विलय होगा भारतीय जनता पार्टी में। आपको हम बता देना चाहते हैं, कोई इनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई इनका प्लान नहीं है बिहार के लिए। बिहार के लिए अगर कोई प्लान है, कोई मैनिफेस्टो है, बिहार की अगर जो सोच है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो तेजस्वी यादव है। और मोदी जी के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मोदी जी तो लगभग उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। केंद्र सरकार में लगातार थोड़ा इधर आइए, हम एनडीए की सरकार बनी है। पहले वो कभी कहते थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार 400 का उन्होंने नारा दिया था, लेकिन इस बार जनता ने देखा और 240 सीटों पर ही सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। तो अब बोलते हैं कि वो एनडीए की सरकार है। पहले नहीं बोलते थे कि एनडीए की सरकार है। जो भी उनके साथ में अलायंस जो भी पार्टियां थी वो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार है। वो खुद जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जो वाराणसी जो त्योहारों के लिए जाना जाता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का, जहाँ से वो माननीय सांसद हैं, उस बनारस के चुनाव में उन्होंने 4 घंटे चुनाव रोककर उन्होंने, वो तो चुनाव हार गए थे वहां से, लेकिन 4 घंटे चुनाव में धांधली करके प्रधानमंत्री बने। ठीक है। प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी हैं, अरे आइए ना, गुस्सा कीजिएगा तो कहाँ गुस्सा है, हम खुश हैं। बड़ा मेरी सरकार आ रही है। बोले हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी तो है ही हैं, पूरे देश के लिए हैं। अगर जनता ने उनको चुना है। एक सेकंड पहले मेरे बात को कंप्लीट होने दीजिए। प्रशांत किशोर जी एक मोदी जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। अब वो आरोप ये लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। अगले 45 साल एक जगह बोल रहे हैं, अगले 2045 तक का टारगेट वो पहले फिक्स कर लेते हैं कि 2045 तक हम गुजरात को कैसे देख रहे हैं। लेकिन वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार में कहते हैं कि भाइयों बहनों, पिछले 5 साल से हम 5 किलो अनाज मुफ्त में बांट रहे हैं। अगले 5 साल फिर हम 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटने का काम करेंगे। वो उनका दूसरा आ रहा है, ये अंग्रेजों का शासन चला आ रहा है। दूसरा नंबर वो ये कहते हैं दिल्ली से मुंबई, मुंबई से सूरत, वंदे भारत और ये क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ से पटना से दिल्ली, पटना से मुंबई, पूर्णिया से गुजरात, हैदराबाद, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या मोदी जी की दोहरी सोच है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, एक तरफ विकास की बात करते हैं तो दूसरी तरफ फ्री अनाज की बात करते हैं। क्या लगता है आपको? मेरा उतना ये बात है कि प्रधानमंत्री दोहरी नीति करते हैं। पहले का नंबर नीति है कि यहाँ जितना किए हैं, बेरोजगार जितना हुआ है, बोले कि 15 लाख देंगे, 15 करोड़ 3 करोड़ देंगे नौकरी कहाँ दिए? सब झूठ ही बोलते हैं। एनी टाइम कुछ किए हैं? इलेक्शन में खाली जुमलाबाज करते हैं बस। दूसरी का नाम है, पहले का नाम है मुख्यमंत्री पलटू राम। इतना पहले कहानी खत्म है इनका। सुनिए ना, जी साहब, खाद्य सुरक्षा कानून की बात करते हैं, जो कि 5 केजी अनाज की आपने बात किया, वो खुद कांग्रेस का लाया हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में वो खाद्य सुरक्षा कानून आया था। देखिए मेरा ये मानना है कि हम जनता को, ठीक है हम गरीब जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं,
लेकिन क्या सुनिए ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो जी देखिए प्रधानमंत्री जी जिला लोग 5 किलो देता नहीं अनाज, कितना मिलता है अनाज? 4 किलो। अनाज 4 किलो मिलता है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि 5 किलो दे रहे हैं। वो तो कहने से कहा हो जाएगा, कहने से हो गया, मिल गया। डीलर बढ़ता है 4 किलो 5 किलो, यहाँ 5 किलो नहीं मिलता है। 4 किलो बढ़ता है। तो अब सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को 5 किलो राशन चाहिए कि रोजगार मिल जाए? क्योंकि बात यह है कि यदि रोजगार मिल जाता है तो 5 किलो अनाज तो खुद ही एक दिन की कमाई में आप खरीद लेंगे। पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं ना, 5 किलो अनाज देके मुद्दे से भटका नहीं रहे है कि हैं, पब्लिक को तो गुमराह किया मुद्दे से भटका रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की ये दोहरी शासन व्यवस्था की जो उनकी नीति है कि वोट डालो और शासन करो की नीति है, बिहार में चलने वाला नहीं है। जिस बिहार ने उनको प्रधानमंत्री बनने में सबसे अहम भूमिका बिहार ने निभाया। बिहार ने 40 की 40 सीटों में से जो लोकसभा की सीटें थे 40 देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उस बिहार के लिए मोदी जी ने क्या किया? अब मोदी जी से मेरा सवाल है, पर्सनल उनसे सवाल है, वो प्रधानमंत्री है देश के, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है कि जिस बिहार ने 40 सीटें दी उस बिहार के लिए उनका क्या विजन था? उस बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया? लेकिन एक मिनट, मोदी जी जब 2015 में आए थे, यही मरहौरा ग्राउंड में वो रैली किए थे। मरहौरा ग्राउंड से वो वादा करके गए थे कि अगले बार जब हम यहाँ वोट मांगने आएंगे तो यहाँ मरहौरा चीनी मिल के चाय पियेंगे और उसके बाद हम अगला। देखिए उनके मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र जारी करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से घोषणा पत्र नहीं आती है, वो आरएसएस के मुख्यालय जो नागपुर में है वहां से वो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी जारी करती है प्लान बनाकर देश के लोगों के लिए, वो प्लान आरएसएस के मुख्यालय नागपुर से जारी किया जाता है, बीजेपी दफ्तर से नहीं होती है और पीएमओ कार्यालय से नहीं जारी किया जाता है। बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी जो बुलेट ट्रेन और ये ट्रेन के बारे में बताइए ना, बताए हैं ना, आप ही बता दीजिए इसमें कौन लोग ट्रेवल करते हैं? हम और आप ट्रेवल नहीं कर सकते उसमें। देख लीजिए छठ पूजा के टाइम है, देश की राजधानी दिल्ली से आने के लिए बिहारियों के क्या दशा हो रही है। देख लीजिए ट्रेनों में इतनी भीड़ चल रही है। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है हम, क्योंकि जितने दिल्ली, पंजाब, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद से जो ट्रेनें आ रही है, एक तो 3-3, 4-4 महीना पहले लोग 3-3 महीना पहले लोग बुकिंग करा के रखे हैं। दूसरे नंबर चीज देखा जाए तो जैसे जानवरों को भर भर के लाया जाता है ना, ऐसी बोगी की हम बात कर रहे हैं। और रेल मंत्री हमारे पहले कह रहे हैं, 1 महीना पहले कह चुके हैं कि हम इस बार छठ पूजा में बिहार वासियों के लिए इतने ट्रेन चला रहे हैं। इतना बोलते हैं कि रेलवे के पास पैसा का कमी है, तो दिए हैं, फंड कम है, उनकी मैनिफेस्टो जारी होती है, ग्राउंड लेवल पर उनकी कोई भी योजनाओं को लोगों तक लाभ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार जी भी पहले ये बोल चुके हैं कि नई दिल्ली से एसी बस आएगी फ्री में बिहारियों को लेके आने। अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है एसी बस। आप एसी बस में चढ़े हैं? अभी तो आपको एसी बस दिखाई दिया है? एक मिनट, आप एसी बस में चढ़े हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं। दिखाई दिया है कहीं एसी बस? नहीं है हम। तो हम बोल तो दिया, पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि उनके घोषणा पत्र में वो हम इस चीज को पे नहीं होता है। देखिए, हम इस चीज को प्रूफ नहीं करते कि वो चला रहे कि नहीं चला रहे हैं। धरातल पर हमने नहीं देखा है, हम ये बात कर रहे हैं। मैंने बता दिया ना कि उनकी घोषणा पत्र में रहती है। लोगों की जो योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तो पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है। बीच में खा जा रहे हैं, ऑफिसर खा जा रहे हैं, बेचौलिया खा जा रहे हैं।